हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि निशिगवा के डैड नाराज हो रहे थे क्योंकि निशिगवांग अपने मॉम के साथ ज्यादा समय बिताती थी और इस बार भी न्यू ईयर पर वो अपने मॉम के साथ ही आउटिंग के लिए बाहर जा रही थी। पर यहाँ पर दादी निशिगवांग की साइड लेती है और अपने बेटे को डांटती है कि तुम्हारे डिवोर्स की वजह से ही इसको बेचारी आगे पीछे दौड़ती फिर रही है, कभी अपने डैड के फैमिली को खुश करने के लिए तो कभी अपनी मॉम की, और तुम भी इसे डांट नहीं सकते क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। देन आगे जियांग रुई आ जाता है और फिर वो उसकी दादी से मिलता है एंड देन अपनी कजन को लेकर वहाँ से चला जाता है। देखा जाए तो निशिगवांग के दादा दादी बहुत ही ज्यादा स्वीट थे और इसके डैड मिस्टर नी वो तो एक दिन जियांग रुई से नाराज ही हो गए थे क्योंकि उनसे मिलते हुए इसने उन्हें अंकल की वजह एक्स अंकल कह दिया था। इसी बात को लेकर वो इस पर नाराज थे। वेल अब न्यू ईयर नाइट आ जाती है, वो लोग इकट्ठे खाना खाते और फायरवर्क्स का नजारा देखते हैं। निशिगवांग इस साल कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही थी, ऑफ कोर्स क्योंकि उसे न्यू ईयर के लिए सबसे पहला मैसेज लिन यूसन ने किया था, इसलिए उसका खुश होना तो बनता ही था। दूसरी तरफ लिन यूसन अपनी मॉम के साथ, उसकी मॉम चाइना आई हुई थी और उसे देखकर कहती है कि तुम्हारे फेस पर आजकल कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा स्माइल दिखाई दे रही है और बार बार अपने फोन को देख रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। कोई लड़की है जो तुम्हारी लाइफ में आने वाली है, तुम्हारी मॉम हो, मुझे कब मिलवाओगे उससे? तो मॉम से कहने लगता है अभी तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मुझे खुद क्लियर नहीं है। और फिर यहीं पर खड़े खड़े उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भी चांगबाई माउंटेन पहुंचकर निशिगवा को सरप्राइज दूं। दूसरी तरफ निशिगवान और उसकी फैमिली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। यहाँ पर इन लोगों ने काफी समय से पहले अपनी प्लानिंग की हुई थी और काफी समय से पहले उन्होंने एक विला भी बुक कर लिया था और साथ ही साथ एक टूर गाइड भी था। अब यहाँ पर ये लोग स्किन के बारे में काफी सारी प्लानिंग कर रहे थे और जियांग रुई तो उसे बहुत चिढ़ाने लगता है और कहता है कि जब तुम स्कीइंग करती थी तो बिल्कुल क्रैप की तरह दिखाई देती थी, तुम इन सब में बहुत विजरेबल हो। इन दोनों बहन भाई की हमेशा ऐसे ही लड़ाई होती रहती थी एंड जब ये दोनों बस में बैठे होते हैं तो जियांग रुई नोटिस करता है कि ये बार बार अपने फोन में देखकर स्माइल कर रही है, तो अपनी सीट छोड़कर उसके पास आकर कहने लगता है कि देखो मैं कितना स्वीट हूँ, तुम्हें विंडो सीट दे दी थी ना। लेकिन बाजू में हर जगह इधर उधर विंडो सीट ही खाली पड़ी हुई थी। एक्चुअली ये तो उसे थोड़ा बटरिंग लगाकर उससे पता लगवाना चाहता था कि आखिर ये कौन सा बंदा है जिसके साथ ये फोन पर बातें करने लगी है। वेल अब इतने में ही वो अपने विला तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने साथ बहुत सारा सामान भी लेकर आए थे जो लेकर वो अंदर जा रहे थे। निशिगवांग यहीं पर अपने विला के सामने खड़े होकर वो अपनी एक फोटो बनवाती है जिसमें उसका फेस भी कवर था और यही फोटो उसने लिन यूसन को भी सेंड करी थी, ये बोलकर कि मैं सेफली पहुंच गई हूँ। और ये फोटो देखकर वो सोचने लगता है कि इसने तो अपना पूरा एड्रेस ही मुझे भेज दिया है, अब इसे उसका रिजॉर्ट तलाशने के लिए थोड़ी सी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसे तो अब पता ही था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोगों को आउटिंग के लिए पहली बार जाना था और यहाँ पर जाकर वो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन पता चलता है कि इन सब में एक जियांग रुई है जिसे स्केटिंग और स्कीइंग आती है और ये बाकी सारे तो इस काम में बिल्कुल नए थे, उसको खुद ही इन सारों को ड्रैग करना पड़ता है। और फिर इसके बाद ये लोग शॉपिंग के लिए भी जाते हैं और यहाँ पर ये सब मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय और मस्ती भी कर रहे थे। इसके बाद कल इन लोगों को स्कीइंग के लिए स्लोप पर जाना था, तो इससे पहले निशिगवांग थोड़ी बहुत शॉपिंग करने वाली थी, तो जियांग रुई निशिगवांग को अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ पर वो एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर वो इसके लिए एक ड्रेस लेते हैं और शूज भी लेते हैं और यहाँ पर यही सबसे एक मेन शॉप थी। तो अब ऑब्वियसली इधर ही जुआंगशु अपने कोलिग्स के साथ शॉपिंग करने के लिए आता है और यहाँ पर उसका आमना सामना जियांग रुई और शिगवांग से होता है। शिगवांग तो उसके सामने ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो उसको जानती तक ना हो, बट जुआंगशु भी अपने कोलिग्स के सामने यही बोलता है कि ये जियांग रुई है, मैं इसका ट्यूटर रह चुका हूँ। अब जियांग रुई को तो पता था कि निशिगवांग की किसके साथ आमना सामना होता है, वो हर्ट हो जाती है, जिसे देखकर इसके दिल में दर्द होने लगता है, इसकी पुरानी मोहब्बत जाग उठती है। तो जियांग रुई चाहता था कि इन दोनों का आमना सामना ही ना हो, वो जानबूझकर उसके सामने आया करता था ताकि वो उसके व्यू को ब्लॉक कर सके और वो जुआंगशु को देखे भी ना। इतने में जियांग रुई को जुआंगशु को देखते ही एक बात याद आ जाती है। जब वो यूरोप की ट्रिप से वापस आया था तब उसकी मेड ने उसे बताया था कि आपको तलाश करते हुए आपका ट्यूटर यहाँ पर आया था और मैंने बताया था कि आप अपनी कजन सिस्टर के साथ अपने यूरोप की स्टडी टूर पर गए हैं। वेल अब जुआंगशु यहाँ पर क्या करने आया था इसके बारे में तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि वो बारिश में भीगता हुआ आया था। वेल अब जियांग रुई को फिक्र हो रही थी कि कहीं निशिगवांग का मूड ना खराब हो जाए क्योंकि हमेशा जुआंगशु को देखकर उसके पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं और ये इसे चेयर अप करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि आओ मेरी तरफ से ट्रीट है, हम स्ट्रीट फूड खाने चलते हैं ताकि इसका मन ठीक हो जाए। और फिर इसके साथ साथ वो उसे स्कीइंग की प्रैक्टिस करवाने के लिए लेकर जाता है जिसमें वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी और फिर यहीं पर प्रैक्टिस करने के लिए जुआंगशु और उसके कॉलेज फ्रेंड्स भी आए हुए थे। अब यहाँ पर क्रिस कहने लगती है ये तो वही लड़की नहीं है जो तुम्हारी स्टूडेंट की कजन है, क्यों ना ये हमारी एक ग्रुप फोटो ले। अब बेचारी निशिगवांग को तो ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था, एक ऐसी फोटो लेना
जिसमें वो जुआंशु को फोकस कर रही थी। यही बात जियांग रुई भी समझ जाता है और उसके हाथ से फोन ले लेता है और खुद उनकी फोटोज बनाता है और फिर जुआंशु से कहने लगता है कि अब तुम हमारी फोटो बनाओ। उसने फोटो बनाने के लिए निशिगवा की फोन उसे दी थी और इतने में ही उस फोन पर लिन का मैसेज अपीयर होता है कि क्या तुम्हारा काम हो गया और तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे जा रही है। और ये मैसेज देखते ही जुआंशु बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और ये भी तुरंत ही वहाँ से भागने की करता है। अब इसे भी वही सीन याद आ रहा था जब वो दौड़ता हुआ आया था जियांग रुई के घर पर, उसका पता कर रहा था और साथ ही साथ निशिगवा के बारे में भी, लेकिन उसे पता चला था कि वो तो अब्रॉड जा चुकी है और तब उसे ऐसा ही लगने लगता है कि शायद वो अपनी हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चली गई है। पहले यहाँ पर आने के बाद तो जुआंशु अपने जख्म भूल चुका था इससे पहले और एक दफा वो यहाँ पर आकर खुश हो गया था, लेकिन मॉर्निंग में जैसे उसने निशिगवा को देखा था तो उसके जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। ये बार बार ड्रिंक करने लगता है और बहुत ही ज्यादा सैड दिखाई दे रहा था। इतने में इसके फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रूथ और डेयर गेम खेलने लगते हैं और इस गेम में इस पर ट्रूथ आता है। अब ये इससे पूछने लगते हैं कि क्या तुमने कभी किसी को डेट किया या फिर तुम किसी को लाइक करते हो। तो उसने जवाब दिया कि कभी डेट नहीं किया और लाइक करने के क्वेश्चन पर वो ड्रिंक कर लेता है, कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद जब वो अकेला खड़ा होता है तो क्रिस उसके पास आती है। इसे कहती है कि मैं एक गर्ल हूँ और एक मेरी स्ट्रेंथ है, मैं महसूस कर सकती हूँ तुम उस लड़के को लाइक करते हो ना जो तुम्हारे स्टूडेंट की कजन है, जाकर उसे बोल दो यहाँ पर सैड क्यों खड़े हो। लेकिन वो कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है, जब मैं उसके काबिल हुआ हूँ। तो अब उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो अपनी लाइफ में खुश है और वो इतने में ही दूर से गुजरते हुए निशिगवा की तरफ ही देखने लगता है और बस वो उसे ऐसे ही देख सकता था जैसे दूर को चांद को देखते हैं, बस उसे हासिल नहीं कर सकता था। और इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ये तो सारी जुआंग फै की ही प्लान थी। इसने जानबूझकर इसे चांगबाई माउंटेन पर भेजने का प्लान बनाया था और एंड टाइम पर खुद बीमार होने का बहाना कर दिया था और फिर ये और मम्मी पीछे रह गए थे और जुआंशु को वहाँ पर भेज दिया था। तो यहाँ पर इसे इसके कॉलेग्स मिल गए थे तो जुआंशु इसे कहने लगता है कि अब तुमने जो कर दिया वो कर दिया, पर आइंदा से ऐसा मत करना। अब चाहे मैं जितना भी फाइट कर लूँ मैं निशिगवा को अब हासिल नहीं कर सकता क्योंकि अब उसका एक बॉयफ्रेंड है और अब मैं चाह कर भी उसे हासिल नहीं कर सकता। इसमें जियांग रु बार बार कह रहा था कि अब सारे लोग कितने निकट्टू हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते स्कीइंग की, अब सारा दिन कल मैं आप लोगों को सिखाता रहूंगा। सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर रखा हुआ है, काश एक और इंस्ट्रक्टर हमें मिल जाता। वेल अब निशिगवा अपने कमरे में जाती है, सोने के लिए फ्रेश होने लगते हैं। इतने में उसे यहाँ पर लिन यूसन का मैसेज आता है। उसने उसी की ही विला की बाहर की फोटो सेंड की हुई थी। अब उसे देखते ही वो अपना कोट पहनती और भागती हुई बाहर जाती है। पता चलता है कि लिन यूसन बाहर खड़ा हुआ था, उसने उसके लिए एक छोटा सा स्नोमैन भी बनाया हुआ था, वो उसे दे देता है। ये स्नोमैन बिल्कुल वैसा ही था जैसी फोटो उसने कल अपने बनाकर उसे भेजी थी। लिन यूसन को वहाँ देखकर निशिगवा को बहुत खुशी होती है, लेकिन इतने में यहाँ पर जियांग रुई भी पहुंच जाता है और पूछता है कि ये कौन है जिसे तुम इस टाइम पर मिल रही हो। उसके ध्यान में कुछ नहीं आता तो वो झूठ बोल देती है, कहती है कि बोला नहीं था तुमने कि एक इंस्ट्रक्टर तलाश कर लो कर लिया मैंने तलाश। और लिन यूसन उसे तो जैसे एक मौका ही चाहिए था। तो वो कहता है हाँ जी बिल्कुल, और कहता है कि बॉस मैं कल किस टाइम पर आऊँ। तो वो कहती है कि ठीक 9 बजे, लेकिन फिर सोचती है कि इसका मतलब कल ये मेरे साथ सारा दिन स्टिक अराउंड करता रहेगा। वेल दूसरी तरफ लिन यूसन की मॉम को भी शक हो जाता है। तो वो कहती है कि जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तुम बाहर निकल गए, किससे मिलने के लिए गए थे, क्या वो लड़की यहीं पर आई हुई है, मुझे भी उससे मिलवाओ ना, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स लिन यूसन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अभी इन दोनों की मुलाकात हो। तो वो कोई बहाना बना देता है। इतने में नेक्स्ट डे वो उनके घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सब उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब हमारे पास 2 इंस्ट्रक्टर्स हैं और उनमें से एक तो एक्सट्रीमली हॉट है। वो हैरान थे कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, तुमने कहाँ से इसे हायर किया है। तो वो ऐसे ही बोल देती है ऑनलाइन वीबो पर मिला था। ये सुनकर लिन भी स्माइल करता है। रास्ते में उसकी आंटी जाती है और शिगवान से पूछती है कि वीबो पर इसकी मुझे आईडी दिखाओ ना, मैं देखना चाहती हूँ। तो अब शिगवान को झूठ बोलना पड़ता है कि देखो अंकल कैसे देख रहे हैं आपको, वो घूर कर आपको ही देख रहे हैं। एंड देन इसके बाद वो लोग फाइनली अपने पॉइंट पर पहुंच चुके थे और यहाँ पर बहुत चालाकी से निशिगवान कहने लगती है कि मैं आप सब लोगों में से बहुत ज्यादा नालायक हूँ, तो मुझे एक अलग से इंस्ट्रक्टर चाहिए। अब वो बाकी सबको एक इंस्ट्रक्टर और जियांग रुई के साथ छोड़ती है और खुद अपने साथ लिन यूसन को लेती हुई प्रैक्टिस करने लगती है। लिन यूसन तो उसे सच में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा था। यहाँ पर ये दोनों ट्रेनिंग भी करते हैं और बहुत सारा मजा भी करते हैं। अब एक बार स्कीइंग करते करते निशिगवा के सामने कोई आ जाता है जो कि कट मारते हुए गुजरता है और बस वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो इतना डरती है कि उसका बैलेंस ही खराब हो जाता है। चीखें मारते हुए नीचे जाए जा रही थी नॉन स्टॉप, लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो बाहें फैलाकर खड़ा हुआ था और उसकी लैंडिंग सीधे लिन यूसन की बाहों में होती है और वो उससे पूछती है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो वो कहता है कि तुम इतनी नर्म नाजुक हो तो मुझे क्या ही चोट लगनी थी। अब यही सीन जुआंशु और उसके कॉलेग्स ने भी देख लिया था। जुआंशु के दिल पर तो तीर की
तरह लगा था। और ये देखकर क्रिस कहने लगती है कि वाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी मूवी का रोमांटिक सीन चल रहा है। तो उसका फ्रेंड केल्विन कहता है कि नहीं, मुझे ये कपल की तरह बिल्कुल नहीं लग रहे। वेल, वो दोनों तो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और प्रैक्टिस भी। जहाँ कहीं भी निशिगवान गिरने वाली होती है तो वो उसे संभाल लेता है। लिन यूसन का इतना केयर करना और उसे अपने साथ साथ रखना शिगवान को बहुत अच्छा लग रहा था। वो डरती थी तो वो उसे कहता था कि तुम जरा भी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द ही हूँ, जहाँ तुम्हें कुछ हुआ मैं तुम्हें संभाल लूंगा, बस तुम ऐसे समझो कि तुम आजाद पंछी हो। एक्चुअली वो स्कीइंग करने में बहुत अच्छा था और ये सारा कुछ करते हुए वो बहुत ज्यादा हैंडसम भी लग रहा था। वो निशिंगवा के सामने से स्कीइंग करते हुए उसकी फोटो भी बना रहा होता है, लेकिन वो कहने लगती है कि नहीं, मुझे बोलता है कि मैं बिल्कुल क्रैब की तरह टांगे खोलकर स्कीइंग करती हूँ, और फिर जबरदस्ती उसके फोन से अपने फोटोज डिलीट भी करने लग जाती है। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि लिन यूसन की मॉम और उसके नए डैड उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसकी मॉम समझ जाती है और कहने लगती है कि ये मुझे चकमा देकर उस लड़की से ही मिलने गया होगा, लेकिन आखिर ये गया कहाँ है। और फिर उसी टाइम पर लिन यूसन शिगवान की फैमिली के साथ मिलकर डिनर कर रहा था, और फिर इतने में आंट लिन यूसन से पूछने लगती है कि तुम हो कहाँ के, लोकल तो नहीं लगते। तो वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पार्ट टाइम काम करता हूँ, वैसे तो विजिट के लिए आया था, सोचा को थोड़ा काम भी कर लूँ। और कहता है कि मैं शंघाई से हूँ। तो वो कहती है कि हम भी तो वहीं से आए हैं, तुम्हारे करीब करीब ही रहते हैं। लेकिन वो कहने लगता है कि आजकल मैं शंघाई में नहीं रहता, मैं तो सुजाओ में जॉब करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि व्हाट अ कोइंसिडेंट, हमारी निशिगवा भी वहीं पर जॉब करती है। पूछती है कि कहाँ काम करते हो, किस कंपनी में, लेकिन वो कोई भी जवाब देता है इससे पहले निशिगवा उन सब लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। और उसके बाद उनका फेवरेट मील भी आ गया था, जिस पर ये सभी टूट पड़ते हैं। लेकिन यहीं पर एक जगह पर डायनॉट करते हुए मॉम को अपना बेटा दिखाई देता है, लिन यूसन की मम्मी को, और वो कहती है कि अब इसका डेट तो मैं बिगाड़ती हूँ। मॉम पीछे खड़ी इनकी सारी बातें सुन लेती है और जाकर कहने लगती है, हे इंस्ट्रक्टर मिस्टर लिन, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, किसी ने ज्यादा पैसे दिए थे जो तुमने मुझे छोड़कर किसी और के साथ एक्ट कर लिया है। ये सभी तो हैरान होकर देख रहे थे, यूसन के गले में तो खाना ही अटक गया था। इतने में वो खड़े होकर कहने लगता है कि मम्मी ऐसे तो मत करो, और क्या था वो सब कुछ बस अब सबके सामने क्लियर कर देता है और कहता है मैं एक्चुअली निशिगवान का बॉस हूँ, हम दोनों तो बस एक ही कंपनी में काम करते हैं। बस ऐसे ही जियांग के सामने शरारत की और वो शरारत बढ़ती बढ़ती एक ट्रिक में ही बदल गई। वेल, अब यहाँ पर जैसे ही निशिगवान की मॉम देखती है लिन यूसन की मॉम को, तो पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही पहचानती हैं। काफी अरसे पहले उनकी एक मुलाकात हुई थी और ये सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद निशिगवान का इंटरोगेशन का टाइम था। सारे लोग उसके इर्द गिर्द बैठे उसे सवालिया नजरियों से घूर रहे थे और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन सबको कैसे पटाए। फिर वो उसे कहने लगती है कि खुद बताओगी या हम पूछे, क्या ये बॉस तुम्हें लाइक करता है? तो वो कहती है कि हाँ ऐसा ही है। आंटी कहती है कि कितना हैंडसम है, मेरी तरफ से तो क्लियर है, इजाजत है, तुम जाओ इसे डेट कर लो। लेकिन इतने में अंकल कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता है? वो कहती है इतना जानती हूँ कि ये मिस्टर शेंग का नवासा है, दैट्स ऑल। लेकिन फिर अंकल कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें इसके डैड के बारे में मालूम है कि उनकी डेथ कैसे हुई थी और इनकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं? और फिर अंकल इसे सारी कहानी सुनाने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ लिन यूसन अपनी मॉम के साथ खड़ा हुआ और मॉम कहने लगती है कि ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई है और मुझे ये अपनी बहू के तौर पर स्वीकार है, तुम जाओ बस उसका दिल जीतो। और बस इसी के साथ माँ और बेटा दोनों ही आपस में बात कर रहे थे और फिर हमें उनके बैकग्राउंड की पूरी कहानी का पता चलता है। एक्चुअली मिस शेंग, यूसन की मॉम, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती थी और वो उसके डैड को लाइक करती थी, बार बार उन्हें प्रपोज किया करती थी, बट वो मना करते थे। ये कहते थे कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, लेकिन इन दी एंड इनकी जोड़ी बन ही गई थी। लिन यूसन के डैड वाकई में बहुत ज्यादा कैपेबल थे और जैसे ही उन्होंने शेंगयुआन कंपनी को ज्वाइन किया था तो वो तरक्की करते करते काफी ऊपर भी पहुंच गए थे और कहीं न कहीं वो एक दामाद होकर भी असल बेटों से कई ज्यादा काम करते थे और वो इतने कैपेबल थे कि बहुत से लोगों में जेलसी जाग उठी थी। और वो सारे थे यूसन के मामा लोग, जिन्होंने जानबूझकर उन्हें एक जाल में फंसाया था और फिर सारा इल्जाम उन पर डाल दिया था। और यहाँ पर इसके नाना जी को एक स्टैंड लेना पड़ता है और वो उन्हें एक्साइल करके बहुत दूर ट्रांसफर कर देते हैं। उसकी मम्मी बहुत सैड हुई थी, पर नाना जी कहते हैं कि वक्त के हालात देखते हुए मुझे ये सख्त फैसला लेना पड़ता है, बट तुम फिक्र मत करो, मैं उसे जल्दी वापस बुला लूंगा। बट देखते देखते उन्होंने 1 साल नहीं बल्कि 3 साल वहाँ पर स्टे किया। बट इन दी एंड जब वो आ रहे थे तो वो खुद नहीं बल्कि उनकी डेड बॉडी आ गई थी। उन्हें किसने खत्म किया या किसने साजिश की ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उनकी कैसे डेथ हुई ये भी नहीं पता, लेकिन उनका मेडिकल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर रहा था। लिन यूसन की मॉम रोती और कहती है कि मैंने उससे शादी की थी, उसकी हमसे जिंदगी शायद बहुत हेल्दी और बहुत लंबी होती, लेकिन मेरी वजह से वो जल्दी इस दुनिया से चला गया। और फिर उसके बाद से ही उसकी मॉम ने अपने डैड से कभी बात नहीं की थी और ना ही अपने भाइयों से।
और फिर वो इन सबको छोड़कर स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गई थी। और अब भी जब वो चाइनीज न्यू ईयर पर आई थी वो अपने डैड से मिलने वाली नहीं थी, लेकिन लिन यूसन को उन्होंने कभी भी अपने नाना नानी दादा दादी से मिलने से नहीं रोका था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके साथ उनका खून का रिश्ता था और वो इनके रिश्ते में कोई दरार नहीं डालना चाहती थी। इनफैक्ट लिन यूसन के नाना जी, जो इस वक्त कंपनी के चेयरमैन थे, वो इससे बहुत प्यार भी करते थे और बहुत लाइक भी। लिन यूसन के हर एक काम को वो बहुत अप्रिशिएट भी करते थे नाना जी। तो अब निशिगवांग को जैसे ही लिन के मॉम और डैड के सैड लव स्टोरी के बारे में पता चलता है तो उसे लिन यूसन के लिए बहुत बुरा फील हो रहा होता है। उसके मॉम और डैड अलग हुए ही हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा सफर इसमें लिन यूसन ने ही किया था, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स के बगैर ही अपना बचपन गुजारा था। और कुछ लोग तो उसके नाना जी को भी दोष दे रहे थे कि जिनकी वजह से उसके डैड बाहर गए और फिर वहीं पर उनकी डेथ हो गई। वेल, अब निशिगवांग लिन यूसन से फोन पर बात करती है। वो उसे मैसेज कर रही थी कि तुमने बहुत जल्दी अपना पोल खोल दिया है और वो भी अपने एम्प्लॉयर को बताए बगैर। अब मैं तुम्हें इस पार्ट टाइम जॉब के पैसे नहीं देने वाली। तो वो कहता है कि पैसे ना सही, तुम थोड़ी बहुत कंपनसेशन तो दे दो। और फिर इसके जवाब में वो उसे अपने घर के बाहर बुला लेती है। अब वो जैसे ही आता है तो वो उसे मिलने के लिए बाहर चली आती है। तो कहती है कि ठीक है, अब हम इकट्ठे जाएंगे एक डियर को खाना खिलाने के लिए। और इसी के साथ साथ उसने उसके लिए एक सरप्राइज भी रखा हुआ था। अब डियर तो उन्हें रास्ते में ही मिल जाता है। वो उसे खाना खिलाते हैं और शिगवान ने बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया था। और फिर लिन यूसन से कहने लगते हैं कि मैं कुछ और भी तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। और वो थे स्पेशल फायरवर्क्स जो कि जियांग रुई ने अपने लिए मंगवा लिए थे, लेकिन वो भाई की चोरी करके लाई थी। अब वो उसके साथ अच्छे से फायरवर्क्स का नजारा देखती है और बहुत सारा एंजॉय करती है। और उसे कहती है वैसे तो फायरवर्क्स एक आम सी बात है, लेकिन तुम्हारे लिए स्पेशल तब हो गई जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अब वो उनमें से एक फायरवर्क्स तो अपने पास संभाल कर रख लेता है। कहता है तुम्हारी निशानी ही सही, लेकिन मैं हमेशा इसे अपने पास रखूंगा। उधर जियांग रुई को घर पर पता लग जाता है कि शिगवांग मिसिंग है। मैसेज करता है कि तुम उसे अपने बॉस के साथ कहीं घूमने फिरने गई हो। अगर तुम्हारा बॉस इतना ही कैपेबल है तो मैं उसे एक चैलेंज करना चाहता हूँ। और वो यही मैसेज लिन यूसन को दिखा देती है। तो वो उसे वॉइस नोट भेज देता है कि हाँ बताओ कहाँ किस जगह कौन सा चैलेंज है। और अब वो लोग स्कीइंग करते हुए रेस करने का फैसला करते हैं और कल उनका निशिगवांग कप होने वाला है। वेल, अब लिन यूसन ने तो ये अपनी आदत ही बना ली थी। वो आज भी उसके लिए एक छोटा सा स्नोमैन बनाकर बैठा था और वो स्कीइंग करते हुए निशिगवान ही थी। उसे ये देखकर काफी खुशी होती है। फिर वो बोलता है कि मैं हर रोज कुछ बताऊंगा तुम्हारे लिए ऐसा ही। वेल, इसके बाद अगली सुबह हो जाती है। ये तीनों बच्चे तो अपने ही मिशन पर निकल गए थे, जबकि यहाँ पर निशिगवांग की मॉम बताती है कि आज मुझे एक मीटिंग करनी है और वो है लिन की मॉम के साथ। हम दोनों इकट्ठे बैठेंगे, खाना खाएंगे, चाय पियेंगे और कुछ दिल की बातें भी करेंगे। दूसरी तरफ निशिगवान ने तो ये सब कुछ बहुत इजी लिया हुआ था, लेकिन लगता है ये दोनों बॉयज बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे। उन्होंने एक हिल पॉइंट भी चूज कर लिया था और फिर अपने डेस्टिनेशन भी। अब उसके लिए कौन सा रूट चूज करना है, इसके लिए वो कहते हैं कि हम कैफे में बैठकर मैप पर से चूज कर लेंगे। निशिगवान कहने लगते हैं कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा और फिर कहते हैं कि तुम दोनों डिस्कशन कर लो, मैं कुछ बाहर जाकर फोटोज निकल कर आती हूँ। अब वो बाहर चली गई थी, जबकि यहीं पर इसी कैफे में जुआंगशु के कॉलीग्स फ्रेंड्स आकर बैठ गए थे, जिनमें से एक क्रिस्टी और एक उसका फ्रेंड कैल्विन। जियांग रुई को कोई अंदाजा नहीं था कि इर्द गिर्द कौन है। निशिगवान बाहर है तो वो कहने लगता है कि मिस्टर लिन, अगर तुम ये रेस हार गए तो तुम्हें मेरी सिस्टर को परसीव करना छोड़ना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि मैं तो उसके पीछे चेस करना नहीं छोड़ूंगा, रेस के बीच में तुम इन चीजों को ना लेकर आओ। और बस यही बात वहाँ पर बैठे हुए क्रिस और कैल्विन ने सुन ली थी। तो कैल्विन कहता है कि मैंने नहीं कहा था कि ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, देखो ये तो बस उसे चेस कर रहा है। वेल, क्रिस तो कैल्विन को मना करने लगती है कि कहीं ये बात बाहर ना फोड़ देना, हमारा क्या इनसे लेना देना। शायद वो कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि जुआंगशु को ये बात पता ही ना चले। जबकि थोड़ी देर बाद ये दोनों बॉयज बाहर खड़े हुए थे और इन दोनों की रेस स्टार्ट हो जाती है, जबकि शिगवान एक व्यू पॉइंट पर खड़े होकर निशिगवान इन दोनों के रेस का नजारा देख रही थी। देखा जाए तो ये दोनों ही गाइस काफी स्किल्ड थे, लेकिन ऑफ कोर्स हीरो को ही जीतना था तो लिन यूसन ही जीत जाता है। अब जियांग रुई तो थोड़ा सा शर्मिंदा था, लेकिन कहने लगता है कि तुम एज की वजह से काफी स्किल्ड हो, वैसे भी मैंने 3 साल से कोई प्रैक्टिस भी नहीं की थी। अब जियांग रुई जाता है निशिगवान को साइड पर लेकर और कहने लगता है कि तुम उसके जीतने पर इतनी खुश क्यों हो रही थी, तुम्हें इतना बता दो ये प्यार मोहब्बत तुम्हें सूट नहीं करता, ये ना हो फिर से तुम्हारा दिल टूट जाए और फिर तुम बैठी रोती रहो जैसे पहले हमेशा रोया करती थी। और फिर ये उसे 2 थप्पड़ लगाकर भगा देती है, जिसके बाद ये दोनों कुछ बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ इन दोनों की मॉम को दिखाते हैं। लिन यूसन की मॉम कहती है मैंने बहुत साल पहले तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को देखा था और तब मेरे दिमाग में एक ही चीज आई थी, तब मैं इतना तो जज कर चुकी थी कि तुम अपने हस्बैंड से भी ज्यादा ब्रिलियंट हो। अब तुमने बिजनेस वगैरह छोड़ क्यों दिया है, क्यों एक साइड पर हो चुकी हो। वो कहने लगती है जब से हमारी डाइवोर्स हुई
ही है उसकी आधी फॉर्चून मेरे पास ही है। बस आजकल मैं छुट्टियों पर हूँ, बस कैजुअल इन्वेस्टमेंट करती हूँ। आजकल मेरा कुछ ज्यादा काम करने को मन नहीं करता। लेकिन अम्मी शेंगू से यही कहने लगती है कि तुम्हारी बिजनेस एक्यूमेंट और तुम्हारा टैलेंट जाया हो रहा है, तुम्हें कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, तुम बहुत ही ज्यादा कैपेबल हो। अब रात में जैसे ही मम्मी वापस आती है तो निशिगवान उन्हें अपने पास बुला लेती है और उनके ऑफिस में जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था उसके रिगार्डिंग अपनी मॉम से काफी सारे मशवरे लेती है। उसकी मॉम वाकई बहुत स्किल्ड थी, उन्होंने काफी साल बिजनेस किया था, स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइड में तो बहुत साल रही थी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज था। वो निशिगवान को बहुत अच्छे मशवरे देती है और फिर इसके बाद उन्हें कुछ पुरानी यादें भी आने लगती हैं। एक्चुअली उसके डैड मिस्टर ने उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ की कदर नहीं की थी, इतनी सेंसिबल थी। सारी दुनिया उन्हें कहती थी कि आपकी वाइफ ही आपके पीछे असल राज है आपके सक्सेस का, पर वो इस बात को मानने से इनकार करते थे, बल्कि इसको अपनी इंसल्ट समझते थे और अक्सर अकेले में वो अपनी वाइफ को डांटते भी थे, तुम ज्यादा बाहर बोला मत करो, ये सब मुझे तुम्हारे अंडर फील करवाते हैं। लेकिन वो कहती है कि मैं तो तुम्हें अकेले में समझाती हूँ, पर वो बोलते हैं कि मीटिंग के फौरन बाद मेरे कमरे में मत आया करो, इससे सबको ऐसा लगता है कि तुमने मेरा डिसीजन बदला है। इनफैक्ट ये बातें भी कहीं ना कहीं रीजन थी कि जो इनके रिश्ते को खोखला कर रही थी। अब लिनी ह्यूसन को यहाँ पर आए तीसरा दिन था और उसने एक तीसरा स्नोमैन भी उसके लिए बनाया था, जो कि फिर से सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट था। निशिगवान के पास तो अब अपनी पर्सनल कलेक्शन होती जा रही थी उसकी टाइनी स्नोमैन वर्जन की। अब निशिगवान को तो उन्हें देख देख कर बहुत मन करता था कि मैं भी इन्हीं की तरह स्किल्ड होकर स्कीइंग कर सकूं। तो वो कहने लगती है कि आज मैं बहुत सारी ट्रेनिंग करूंगी और फिर कल के दिन मैं स्टेज 2 तक पहुंच ही जाऊंगी। प्रैक्टिस के बाद उन लोगों ने वादा किया था कि वो लोग शाम को एक जगह हॉटपॉट खाने के लिए इकट्ठा होंगे और टाइमिंग भी बता दी थी। इसके बाद वो लोग अलग अलग लेवल पर अपनी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और फिर यहाँ पर बातों ही बातों में एक जगह पर कैल्विन के मुंह से निकल जाता है कि जुआंगशु के सामने कि ये लड़का जो तुम्हारे स्टूडेंट की कजन को परसीव कर रहा है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड दिख रहा है स्कीइंग में। और यही वो मोमेंट था जुआंगशु से फिर से पूछने लगता है कि क्या बोला तुमने अभी, ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं है? कहता है नहीं यार, ये तो बस उसे चेस कर रहा है। अब जुआंगशु तो इन्हीं सब में खोया हुआ था, तभी उसका फ्रेंड कैल्विन आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर कुछ अनहोनी हो जाती है। कैल्विन का एक्सीडेंट हो गया था और वो बहुत बुरी तरह से गिरा था और उसके सर पर चोट लगी थी। लिन ह्यूसन भी उसे गिरा देखकर उसके पास आता है और उसे फर्स्ट एड देता है और यहीं पर उसके सिम्टम्स के थ्रू उसे अंदाजा हो गया था कि बल्कि इस वक्त उसे एक इन्फर्मरी में नहीं बल्कि एक टॉप नॉच हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा, जो कि यहाँ से 1 घंटे के ड्राइव पर था। वो बोलता है कि एम्बुलेंस को तुरंत ही बुलाओ और यहाँ से इन्फर्मरी के बजाय हॉस्पिटल लेकर जा सीधा, वरना टाइम वेस्ट होगा, हमें यहाँ आधे घंटे के अंदर ही अंदर हॉस्पिटल पहुँचना होगा। जब पता चलता है कि वो एक न्यूरोसर्जन है, पैरामेडिक स्टाफ उसे कहने लगता है कि इसकी कंडीशन खराब लग रही है, ये रिस्क में है, क्या प्लीज आप हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि छुट्टियों के दिन होने की वजह से वहाँ पर ज्यादा स्टाफ नहीं था। अब लिन ह्यूसन उसका तो दिल ही इतना सॉफ्ट था तो वो तुरंत ही उसके साथ जाने को रेडी हो जाता है, अपना सामान वहाँ इन्फर्मरी में रखता है और एम्बुलेंस में बैठा हुआ था। अब यहाँ पर वो उसने कॉल करने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी लेकिन निशिगवान का नंबर बंद जा रहा था। वो उसे बताना चाहता था कि शायद मैं शाम को टाइम पर ना पहुंच सकूं, लेकिन इतने में वो दूसरी कॉल करता है अपनी मम्मी को, जो कि उसका फोन उठा लेती है और उसके बाद उन्होंने हॉट स्प्रिंग में जाना था। मॉम कहती है कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं होंगी, तुम जाकर उसकी केयर करो। अब ह्यूसन से वो बंदा यही पूछ रहा था कि तुम इतने ज्यादा जबरदस्त सर्जन थे और वो भी शंघाई में, तो तुमने अपनी प्रैक्टिस क्यों छोड़ दी? और वो बार बार अपने जख्मी हाथ को देखे जा रहा था जो कि हमेशा शिवर करता था और वो सर्जिकल इक्विपमेंट्स और स्कैल्पल नहीं पकड़ पा रहा था। वेल अब वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इसके बाद उस लड़के की इमरजेंसी रूम में जान बचाने की कोशिश की जा रही थी। उसका तुरंत ही सीटी स्कैन किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि डैमेज कितना हुआ है। और इतने में जुआंगशु भी पीछे पीछे से आ जाता है और लिन ह्यूसन को थैंक्स करने लगता है, बट लिन ह्यूसन बहुत दुखी हो गया था। ये सारा माहौल, हॉस्पिटल, ये सब कुछ देखने के बाद उसे वही माहौल याद आ जाता है जब वो अपने फैशन को फॉलो कर सकता था, लेकिन अब नहीं। इतने में उसे एक डॉक्टर अंदर बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम बहुत बार सुना था, लेकिन आज तुमसे मुलाकात भी हो गई। तुम एक बहुत कमाल के सर्जन थे, तुमने कुछ टॉप नॉच सर्जरीज की हुई है। वो बताता है कि एक छोटा सा शहर है और यहाँ पर हमारा ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ पर हर तरह चोट लगे हुए केसेस आते हैं, लेकिन न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट हमने अभी अभी स्टार्ट की है। ये सिर्फ एक इमरजेंसी के लिए है। मैं एक सर्जन तो हूँ लेकिन ये मेरा मेजर नहीं है। मैंने इसमें ट्रेनिंग ली है बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत नहीं है। अब सीटी स्कैन से पता चलेगा कि पता नहीं क्या रिजल्ट्स आए हैं और मुझे बहुत अफसोस होता है कि तुम्हारा जैसा टैलेंट जाया हो रहा है। अगर तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता पता नहीं तुम कहाँ के कहाँ होते। इतने में सीटी स्कैन का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाने का समय ही नहीं है। अगर इसकी क्लॉटिंग अभी के अभी रिमूव ना किया जाए तो इसका ब्रेन डैमेज इनरिवर्सिबल होगा। एक माइनर सा ऑपरेशन होने वाला था लेकिन अभी के अभी होना चाहिए था। और ये सब कुछ बाहर
बाहर खड़ा जुआंगशु भी सुन रहा था और उसे पता चलता है कि लिन यूसन कितना ज्यादा कैपेबल है। वो डॉक्टर से बोलता है कि क्या आप मेरी सपोर्ट बनकर बैकअप में खड़े रहोगे, सिर्फ मुझे हेल्प करने के लिए, अगर मैं कहीं गलती ना कर बैठूं। मैंने इस तरह की सर्जरी पहले कभी भी नहीं की। तो लिन यूसन भी इस बात को मान जाता है और वो वहीं पर अपना यूनिफॉर्म पहनकर बाहर खड़ा हुआ था और बार बार ये सीन देख रहा था और वही टाइम याद कर रहा था जब इस तरह की सर्जरीज परफॉर्म करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। और वो यहाँ पर इन लोगों को कुछ जगह पर हेल्प भी करता है और उस पेशेंट की जान बचाने में इसने सच में बहुत ज्यादा किरदार अदा किया था। दूसरी तरफ निशिग्वांग को दिखाते हैं उसकी प्रैक्टिस जब खत्म होती है तो उसे पता चलता है कि क्या मेरे फोन की बैटरी तो खत्म हो चुकी है। तो अब वो अपनी प्रैक्टिस छोड़कर ऊपर वापस आ जाती है और फिर इसके बाद वो जियांग रुई के साथ बैठकर उसी रेस्टोरेंट में वेट कर रही थी कि कब टाइम खत्म होगा, फिर हमें ट्रीट देने वाला लिन यूसन भी यहाँ पर पहुँचेगा। लेकिन टाइम तो ओवर हो गया था। फिर वो उसे कॉल लगाती है तो वो फोन नहीं उठा रहा था और पास से कुछ लोग गुजरते हैं और उसे एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे। अब ये सुनते ही वो घबरा जाती है क्योंकि 2-3 कॉल्स उसने नहीं उठाई थी। एक्चुअली उसका फोन और सारा सामान तो लॉकर में रख दिया गया था और वो खुद ऑपरेशन थिएटर में खड़ा हुआ था। तो अब ये बेचैन हो जाती है और तुरंत ही इन्फर्मरी की तरफ भागती है और यहाँ से वो कुछ इन्फॉर्मेशन ले रही थी कि किसका एक्सीडेंट हुआ है। वो कहते हैं कि हमने देखा नहीं क्योंकि यहाँ पर लेकर नहीं आए, लेकिन एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखा था कि उस लड़के ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए और वो काफी टॉल था और कुछ ऐसा ही लिन यूसन ने भी पहना हुआ था। वो वहाँ पर पड़ा हुआ उसका स्केटिंग बोर्ड भी देखते हैं। अब तो निशिग्वान बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर उसने अपनी मॉम को कॉल किया था कि उसकी मॉम को कॉल करे, बट लिन यूसन की मॉम भी कॉल नहीं उठा रही थी क्योंकि अपना सामान लॉकर में रखकर वो भी हॉट स्प्रिंग लेने गई। इसने हॉस्पिटल जाने का फैसला किया था। यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव थी, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल जाने का चूज करते और सारा रास्ते परेशान रहते हैं। अब जब तक ये हॉस्पिटल पहुँच गई थी तब तक सर्जरी कंप्लीट हो चुकी थी और पता चलता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। अभी फिलहाल पेशेंट बेहोश है, लेकिन थोड़ी देर में उसे होश आ जाए। लिन यूसन को लगता है कि उसने हेल्प तो की, लेकिन उसके पुराने दिनों से याद आ रहे थे और उसे बहुत सैड करा रहे थे। इतने में निशिग्वांग भी यहाँ पर पहुँच जाती है। उसे देखकर उसका नाम पुकारती है लिन यूसन और उसके पास भागते हुए आ जाती है। अब इसको ठीक ठाक देखकर वो एकदम खुश थी और हैरान भी, और पास ही में जुआंगशु भी खड़ा हुआ था और वो भी इसकी बेचैनी को देख सकता था। इतने में लिन यूसन कहने लगता है कि तुम 2 मिनट मेरा यहाँ पर वेट करो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। फिर वो वहीं पर एक बेंच पर बैठी उसका वेट कर रही थी और इतने में उसे अपनी मम्मी का कॉल आ जाता है। वो कहती है कि मेरे लिन यूसन की मम्मी से बात हो गई। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे ने मुझे कॉल करके बताया था कि वो किसी पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है और इसने उसको फर्स्ट एड दी है उसकी हेल्प करने के लिए। और बस यही वो मोमेंट था जब इसे समझ में आता है कि उसके पास टाइम भी था, बट इसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। एटलीस्ट मुझे एक मैसेज छोड़ देता, जब मेरा नंबर ऑन हो जाता तब मैं खुद ही देख लेती। इतनी देर वो बेचैन और परेशान रही थी और 1 घंटे की ड्राइव करके आई थी। अब उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है तो वो तुरंत ही नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद जब लिन यूसन बाहर निकलता है तो उसे अपनी टीचर की कॉल आती है, जो उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे आज के परफॉर्मेंस के बारे में सुना है और तुम्हें जो मैंने ऑफर दी थी वो आज भी वैलिड है। अगर तुम सर्जरी नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हॉस्पिटल में भी नहीं रह सकते। तुम्हारा टैलेंट और इतने सालों की मेहनत और लोगों की भी काम आ सकती है। और उसका कहना था कि अगर मैं सर्जन नहीं तो मैं रिप्लेसेबल हूँ। वेल, जब ये बेचारा बाहर निकलता है तो आगे निशिग्वान को गुस्से से भरा हुआ दिखता है। निशिग्वान कहने लगती है कि जब तुम एम्बुलेंस में आए थे तो आधे घंटे में पहुंची होगी, क्योंकि वो तेज होती है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास आधा घंटा था तो उस वक्त में तुम मुझे एक मैसेज भी कर सकते थे, लेकिन शायद तुमने मुझे इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा। तुम क्लेम करते हो कि तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में मेरा ख्याल एक बार भी नहीं आया, या फिर तुमने ये सोचा था कि मैं तुम्हारे बारे में फिक्र ही नहीं करूंगी, कि तुम मेरे लिए इतने अनइम्पोर्टेंट हो, क्या ऐसा सोचते हो? अब वो पास से गुजरती हुई टैक्सी देखती है, उसे रोकती है, उसमें बैठकर यहाँ से चली जाती है। अब जियांग रुई जाते जाते इसे कहने लगता है कि मैंने इसे इतने गुस्से में आज से पहले कभी नहीं देखा, पता नहीं तुम्हारा क्या होने वाला है। अब वो घर पहुंचती है। लिन यूसन उसे बार बार कॉल कर रहा था, बट ये उसका कॉल नहीं उठा रही होती। पहले ही लिन यूसन सारा दिन सैड रहा था और ऊपर से भागता दौड़ता भी रहा था। ऊपर से निशिग्वान की ये नाराजगी, उसका तो दिन ही बहुत बुरा गुजरा था आज का। जबकि उधर जियांग रुई उसके लिए इंस्टेंट नूडल बनाता है और फिर कहता है कि तुमने तो खाया नहीं और फिर मुझे भी भूखा मारा। तो बताओ, तुम्हें लिन यूसन का इन्फॉर्म ना करना और इसके लिए तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होना, तुम्हें ये कुछ ऑकवर्ड नहीं लग रहा? मुझे तो अब इन सबसे यही लग रहा है कि लिन यूसन तुम्हारे लिए कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करने लगी? अब लिन यूसन ने भी ठान लिया था कि वो निशिग्वांग को मना कर ही रहेगा। वो वहाँ से सीधा वापस आता है, वो भी उसके विला के बाहर, और यहाँ पर जियांग रुई और निशिग्वान दोनों ही खिड़की में से देख रहे थे और वो अपने साथ काफी सारे फायरवर्क्स लेकर आया था। लग रहा था कि वो किसी तरह भी इसे मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अंदर ही बैठी रहती है। और उसके बाद उसे लिन यूसन की तरफ से एक मैसेज आता है और वो था एक स्क्रीनशॉट
जिसके थ्रू इसे पता चलता है कि लिन यूसन ने इसे मैसेज किया था इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन वो मैसेज सिग्नल वीक होने की वजह से सेंडिंग में फेल हो गया था। और अब निशिग्वांग को ये देखने के बाद काफी गिल्टी फील होता है। वो भागती हुई नीचे आती है तो ये उसे कहने लगता है कि आई एम सॉरी, मैं बहुत बिजी था इसलिए मैंने मेक श्योर नहीं किया कि वो मैसेज तुम्हें डिलीवर हुआ कि नहीं। हाँ, लेकिन सच बताओ तो मैं बहुत सेल्फिश भी हो रहा था। तुम्हें इस तरह अपने लिए तड़पता आता हुआ देखकर मुझे काफी खुशी फील हो रही थी कि मैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता हूँ। तो अब ये उसे दिखाता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आ गया हूँ, तुम्हें चेयर अप करने के लिए। अब जैसे ही अंदर जाती है लाइटर लाने के लिए, यहाँ पर जियांग रूई से पकड़ लेता है। वो कहता है कुछ ही मिनटों में तुम्हारी नाराजगी खत्म हो गई कुछ पटाखे देखकर, लेकिन वो उसे बताती है कि नहीं, उसने मुझे मैसेज भेजा था लेकिन वो डिलीवर नहीं हुआ था। जियांग रूई फिर भी उसे कहने लगता है कि हाँ, टू गेट प्ले करो ना, कुछ भी एक्ट करो, किसी भी चीज का गुस्सा करो, लेकिन अभी के अभी मत मानना, ऐसे तो तुम लो हो जाओगी। और वो हाई अप, तो ऐसा ना करना, लाइटर लेकर जाओ बट उस पर और गुस्सा करो। लेकिन वो बाहर जाती है और उसके साथ मिलकर पटाखों का नजारा एंजॉय करने लगती हैं। ये दोनों तो फायरवर्क्स काफी एंजॉय कर रहे थे और जियांग रूई खड़ा देख रहा था कि ये लड़की कितनी पागल है। लिन यूसन ने निशिग्वांग को तो मना ही लिया था, लेकिन आज का दिन उसका काफी सैड रहा है। वो हॉस्पिटल गया था और ये सब कुछ देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे और इस बात को निशिग्वांग ने भी फील कर ली थी। अब वो उसे खुश करने की कोशिश करती है और कहती है कि आज के दिन तुमने एक जान बचाई है और एक नई जिंदगी दी है और इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। और फिर ये दोनों मिलकर अंदर बैठे जियांग रूई को भी आवाज देते हैं, अगर तुम्हें अपना फेवरेट खाना खाना है तो आ जाओ। वो भी तुरंत आवाज देते हुए कहता है कि मैं अभी आया। इसके बाद ये तीनों जाकर इकट्ठे डिनर करने लगते हैं। अब इन सब के बाद लिन यूसन जैसे घर पहुंचता है तो जाते ही अपनी मम्मी को हक कर लेता है। उनसे कहने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे ऐसा लगता था हमेशा से कि वो लड़की मेरी केयर ही नहीं करती। उसने खुद ही हमारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई थी कुछ साल पहले, लेकिन जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसे इन्फॉर्म भी किया गया लेकिन वो मुझे पूछने तक भी नहीं आई और ना ही मुझे देखा कि मेरा क्या हाल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निशिग्वांग ऐसी नहीं है। आज जिस तरह से वो तड़पते हुए मुझे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आई थी, मुझे इतना तो समझ में आ गया कि ये 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज है। और फिर कमरे में जाते ही वो अपने उसी फ्रेंड जियाची को कॉल करता है, जो कि इस टाइम पर मैं भी अब्रॉड में था। वो उसे बोलता है कि जैसे ही तुम वापस आओ तुम्हें मुझे कांटेक्ट करना है, तुम जब भी फ्री हो मुझे कॉल मिला लेना, मुझे तुम्हारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट बारे में डिस्कस करना है। वो शायद इसी बारे में उसके साथ कुछ कंफ्यूजन कंफर्म करना चाहता था। ये वही फ्रेंड था जिसने कुछ सालों पहले उसकी मिस्टर नी की बेटी के साथ ब्लाइंड डेटा अरेंज कराने की बात की थी। इसके बाद हमें दूसरी तरफ जुआंगशु और उसके कोलिग्स को दिखाते हैं। जुआंगशु ने फैसला किया था कि वो कैल्विन के साथ यहीं पर स्टे करेगा जब तक उसे वापस शंघाई में ट्रांसफर कर दिया नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर क्रिस को देखकर समझ में आता है कि वो धीरे धीरे करके जुआंगशु के लिए फॉल करने लगे हैं। पहले तो उसे लगता था कि उसके लुक्स और कैपेबिलिटी की वजह से, लेकिन अभी उसे लगता था कि ये काइंड हार्टेड पर्सन है और काइंडनेस ऐसी क्वालिटी है जो आजकल रेयर हो चुकी है। लेकिन इधर जुआंगशु के दिल की हालत बहुत खराब थी जब से उसे ये मालूम पड़ा था कि निशिग्वांग का वो बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि लिन यूसन तो उसे चेस कर रहा है उसका दिल जीतने के लिए। तो वो तो बहुत ही कंफ्यूज और नर्वस भी था। अब उसका मन करने लग रहा था कि वो जाए निशिग्वांग से बात करे, अपनी किस्मत को फिर से आजमाए, क्योंकि ऑफ कोर्स निशिग्वांग अभी तक रिलेशनशिप में नहीं बल्कि सिंगल थी। तो अभी ऐसा ही करता है, अम्ब्रेला उठाता है और फिर उसकी विला की तरफ निकलने लगता है। वहाँ पर जाकर काफी देर तक बाहर खड़ा होता है। उसका मन तो करता है कि उसे मैसेज करके पूछे कि क्या तुम्हारे और लिन यूसन के बीच में एक रियल में रिलेशनशिप है, लेकिन फिर से उसकी हिम्मत ही नहीं होती। काफी देर स्नो में खड़े रहकर वो उसके विला की तरफ ही देखने लगता है। वो छोटे छोटे स्नोमैन्स भी देखता है। अब यहाँ पर उसे कुछ यादें भी आती है। जब ये जियांग रूई का ट्यूटर हुआ करता था उनकी मेड घर पर नहीं थी और वहाँ पर उसने जियांग रूई और निशिग्वांग के लिए कुछ कुक भी किया था। निशिग्वांग बहुत खुश हो रही थी उसे कुकिंग करते हुए देखकर। निशिग्वांग तो हमेशा से इसकी तरफ बहुत ही वार्म रही थी, लेकिन वही था जो इससे कोल्ड रहा करता था, कुछ कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जो कि ज्यादातर रॉन्ग की तरफ से ही पैदा की गई और उसने इसका ऐसा ब्रेन वॉश किया था जिसकी वजह से जुआंगशु को लगता था कि निशिग्वांग एक बहुत ही ज्यादा प्राउड लड़की है, एक बिगड़ी हुई अमीरजादी जिसके लिए जुआंगशु ऐसी चीज है जिसे वो खरीदना और जीतना चाहती है। लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी थी, वो चाहकर भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। अब नेक्स्ट डे दोनों फैमिलीज इकट्ठे होते हैं और ये लोग एक जगह आउटिंग के लिए जाते हैं। यहाँ पर इकट्ठे फोटोज भी बनाते हैं और आंटी तो देख देख कर खुश हो रही थी कि निशिग्वांग को कितना मैचिंग बॉयफ्रेंड मिलने वाला है। आज के दिन लिन यूसन की फैमिलीज को वापस चले जाना था, जबकि निशिग्वांग की फैमिलीज का नेक्स्ट डे वापस जाने का प्लान। जाने से पहले लिन यूसन की मम्मी निशिग्वांग से उसका फोन नंबर ले लेती है और कहती है तुम दोनों के बीच में जो भी है वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे निशिग्वांग बहुत पसंद है और मैं कभी न कभी इसे कांटेक्ट जरूर करूंगी। और हाँ, अपनी मम्मी को स्विट्जरलैंड जरूर लेकर हम आप लोगों को वेलकम करने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है। जबकि लिन यूसन यहाँ से जाने से पहले एक बार कैल्विन को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है। यहाँ पर उसका जुआंगशु से भी आमना सामना होता है। अब जुआंगशु जब सुनता है, वो यहाँ पर वॉइस नोट सुन रहा था निशिग्वांग का, तब इस
वॉइस नोट को सुन के भी उसके हार्ट में पेन होने लगता है। ये वो चीज थी उसने खो दी थी और शायद उसे अब कभी मिल भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ निशिगवान का बहुत मन कर रहा था वो टाइनी स्नोमैन को अपने साथ लेकर जाए, लेकिन वो उनकी फोटोज बना लेती है, वीडियोस अपने पास सेव कर लेती है, बट इन टाइनी स्नोमैन्स को ले जाने का कोई जुगाड़ नहीं बन पा रहा था। अब यही बात इसने लिन यूसन से की थी, तो वो कहने लगता है कि इनको ले जाने का क्या मतलब है, जबकि इनको बनाने वाला आर्टिस्ट ही तुम्हारे साथ जाना चाहता है। अब ये सुनते ही वो शर्मा जाती है। लिन यूसन पहुंचता है सीधा अपने नाना जी के पास। उन्हें भी पता चला था कि बहुत सालों बाद मेरी बेटी चाइना वापस आई है, लेकिन इनकी बेटी इनसे मिले बगैर ही यहाँ से वापस जा चुकी है। तो वो पूछने लगते हैं कि कितने साल हो गए, वो कैसी दिखती है, क्या वो खुश है। तो लिन यूसन बताने लगता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है और हमेशा की तरह आज भी बहुत सुंदर है। लेकिन नाना जी को धीरे धीरे करके बहुत सालों बाद सबके चेहरे दिखाई दे रहे थे। उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा और बहू उनकी दामाद और बेटी से बहुत ज्यादा नफरत करते थे और उन दोनों ने ही ये सारी साजिश इन दोनों के खिलाफ रचाई थी। उस टाइम पर जब इनके पास सबूत नहीं थे और इन्हें समझ में नहीं आ रही थी, तो तब उन्होंने अपने दामाद के खिलाफ ही स्टेप ले लिया था। वो पछता रहे थे, इतने सालों से उन्होंने अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखी थी। इसके बाद हमें लिन यूसन के मामू बोकाई को दिखाते हैं और यहाँ पर इसके मामा मामी यही प्लान कर रहे थे कि नेक्स्ट मंथ दादाजी की एनिवर्सरी है, तो इस वक्त तो ये लोग बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि इनको यही लगता था कि दादाजी बोकाई के बेटे को यानी यूसन के कजन को ही अपना अगला हायर अनाउंस करने वाले होंगे। बोकाई बहुत ही मीन इंसान था और इसने ही लिन यूसन के डैड को फंसाया था। और एक बार वो मिस्टर नी से भी मिलने के लिए जाता है। मिस्टर नी से उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी और यही वो रेड फ्लैग था जो इस वक्त निशिगवान और लिन यूसन के रिलेशनशिप में आने वाला था, क्योंकि लिन यूसन को ये लोग लाइक नहीं करने वाले थे, वो तो इसके दुश्मन से ही दोस्ती रखते थे। और यहाँ मिस्टर नी बातों ही बातों में कहते हैं कि मैंने सुना है कि सुजाओ में एक नया जीएम आया है, उसने काफी कुछ चेंजेस किए हैं, हमारे कुछ जाने वाले सप्लायर्स थे उनसे भी सामान लेना बंद किया है, ये मुझे खतरा क्यों लग रहा है। तो यहाँ उन्हें बोकाई से पता चलता है कि वो मेरा नेफ्यू ही तो है और मिस्टर चेयरमैन उनके नाना लगते हैं। अब ये सुनते ही मिस्टर नी को कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो सोचते हैं कि ये मेरे लिए खतरा ना बन जाए। वैसे भी वो अपनी इर्द गिर्द की पूरी खबर रखते थे। तो इसके बाद तुरंत ही वो अपने एक आदमी को ऑर्डर देते हैं कि पता कराओ ये नया जीएम लिन यूसन आजकल क्या कर रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी पर्सनल प्रोफेशनल सारे रिपोर्ट्स मुझे चाहिए। और हमें चियान को दिखाते हैं जो बहुत तरीकों से मिस्टर नी इतने ज्यादा चालाक थे, उन्हें अपने उंगली के इर्द गिर्द बांधा हुआ था और तो और अपने बेटे नियान को भी उसी के साथ जोड़ा हुआ था। शॉपिंग तो खुद के लिए ज्यादा करती थी, लेकिन बाद में कहती थी कि आपके लिए गए हैं, ये चीज लेकर आए हैं। और वो जानबूझकर ऐसा चाहती थी कि नियान को ये अपने क्लोज रखे ताकि ये हाई क्लास में अपनी पहचान बना सके इनकी बेटी बनकर। मिस्टर नी को तो इस लेडी ने बेवकूफ बनाया हुआ था और ये हमेशा उसके जाल में फंस जाते थे। वेल आगे इन सब लोगों की छुट्टियां खत्म हो गई थी और हर कोई अपने काम में वापस पहुंचा हुआ था। निशिगवान बहुत दिलो जान से एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करती है और वो बहुत तेजी से इसे कंप्लीट भी करना चाहती थी, इसीलिए वो कभी कभी लिन यूसन से अपनी सिफारिश भी कराती थी कि जल्दी मेरे लिए मीटिंग अरेंज करा दो। और वो तो ऑफ कोर्स उसके यार एक बात मान लिया करता था। अब इसके बाद निशिगवान एक बार लिन यूसन के घर पर आती है, उसे कुछ बुक्स चाहिए थी अपने प्रोजेक्ट पर स्टडी करने के लिए, तो ये वही चेक कर रही थी और यहीं पर उसे सोयाबीन्स दिखाई देते हैं जो इसके टेबल पर हमेशा पड़े रहते थे। वो तो उसे मजाक कर रही थी, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी रिहेबिलिटेशन की एक्सरसाइज है। और यहाँ पर वो बार बार सैड होकर अपने हाथ को देख रहा था। बताता है कि उसे कितनी पेन हुआ करती थी स्टार्ट में, लेकिन अब काफी कुछ बेटर हो चुका है। वो अपने भावनाओं में बह जाती है और उसका हाथ ही पकड़ लेती है। लेकिन इस पॉइंट पर लिन यूसन ने अपने सारे दर्द ही भूल जाने थे और वो भूल भी जाता है। लेकिन बाद में निशिगवान काफी एम्बैरेस होती है। वेल इसके बाद इनका पूरा वीक काफी बिजी रहा था, इसलिए वीकेंड पर मिलने का प्लान बनाया था। लिन यूसन ने कहा था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को ट्रीट देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बैड लक मैं उन लोगों को कंपनसेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हाथों से तुम लोगों का कोई लकी ड्रॉ नहीं निकला। उसी टाइम पर दूसरी तरफ मिस्टर नी को दिखाते हैं हमें, उन्हें सारी रिपोर्ट अपने टेबल पर मिल चुकी थी लिन यूसन के बारे में। पता चलता है कि इसने खुद ही सिफारिश कराई और अपने आप को सुजाओ एक्सेल कराया है। हेडक्वार्टर्स छोड़ना हर किसी की बस की बात नहीं होती, तो फिर ये क्यों गया है। और थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पता चलता है कि ऑफिस रोमांस की भी कुछ बातें चल रही हैं। इसने एक लड़की को अपने डिपार्टमेंट में शिफ्ट कराया है और आजकल उसे चेस कर रहा है और उसका सरनेम नी है। बस अब मिस्टर नी तो गुस्से में आ चुके थे और तुरंत ही अपनी बेटी को कॉल लगाते हैं और कहते हैं इस वीकेंड मुझे मिलने के लिए आओ। तो वो कहती है कि मैं नहीं आ सकती, मेरा तो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ डिनर वगैरह का प्लान है। पूछते हैं किन फ्रेंड्स के साथ, वो बोलती है कुछ कोलीग्स हैं। और बस ये और भी डर जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम मत आओ, मैं ही आ जाता हूँ तुमसे मिलने। अब सैटरडे
देखो वो सुबह सुबह ही अपने बेटे के पास पहुंच चुके थे और उसे कहने लगते हैं कि मैंने कुछ अनप्लेजेंट रूमर सुने हैं तुम्हारे बॉस लिन यूसन के बारे में, क्या ये सच है? तो वो पूछते हैं कि कैसे रूमर? यही कि वो तुम्हें चेस कर रहा है, उसको छोड़ो, तुमको उसे कभी भी यस नहीं कर सकते, ये मेरा ऑर्डर है तुम्हें अभी के अभी ये कंपनी छोड़ो, तुम्हारा कहीं और ट्रांसफर करा देता और साथ ही साथ उसके हाथ से फोन भी छीन लेते हैं। मैं इस पर मैसेज आता मिस्टर लिन का और वो नोटिफिकेशन से पढ़ लेते हैं कि क्या जेसी के साथ इसका डिनर का प्लान था, वो उसके साथ टाइमिंग डिस्कस कर रहा था। और यहाँ पर तो निशिगवान को गुस्सा ही आ जाता है और अपने डैड से कहने लगती है कि आप जब भी आते हैं मुझसे लड़ाई करते हैं। और हाँ, आपको बता दूं आप मुझे क्या ऑर्डर करेंगे, मेरी लीगल कस्टडी मॉम के पास है। और अब यही पर मिस्टर नी ने नई कहानी शुरू कर दी थी। वो कहने लगते हैं तुम्हें पता है तुम मेरी इकलौती औलाद हो और तुम्हें पता है तुम कितनी रिच होने वाली हो, मेरा सारा कुछ तुम्हारे नाम होने वाला है, इसलिए जो शख्स तुम्हारे करीब आ रहा है हो सकता है वो तुम्हारे बारे में अच्छी सोच ना रखता हो, शायद वो लालची और वो तुम्हारे पैसे और पोजीशन के पीछे हो। लेकिन उसे लिन यूसन के बारे में ये सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तो ये कहने लगते हैं डैड वो खुद भी रिच है, लेकिन उसके डैड कहने लगते हैं कि वो रियल हायर नहीं है शेंग कंपनी का, बल्कि रियल हायर तो उसका कजन ब्रदर बनने वाला है, तुम समझा करो इस बातों को। और तो और उसने सुजाओ में ट्रांसफर क्यों कराया, तुम्हारे पीछे आने के लिए। और बस इतना ही नहीं है, वो बहुत सालों से हमारी कंपनी के पैसों के पीछे चल रहा है। 2-3 साल पहले की बात है, उसने नियान को भी अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी, क्योंकि अक्सर जगहों पर वो मेरी बेटी की तरह ही नजर आती थी। और जब उसे बाद में पता चला कि वो मेरी मुंह बोली बेटी है तो वो तो हमें चेस करने की कोशिश कर रहा है। ये इतना गिरा हुआ इंसान है, ये तो उसके लिए ब्लाइंड डेट पर मिलने के लिए भी आ रहा था, लेकिन उसी रास्ते पर उसका एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। अब ये सुनकर तो निशिगवान की हालत ही खराब हो जाती है, वो तुरंत ही भागती है और सीधा लिन यूसन के घर के बाहर आ जाती है और आकर इससे पूछने लगती है कि क्या तुम नियान को जानते हो। तो वो बोलता है कि कौन नियान, कैसी बातें कर रही हो। तो वो कहती है कि मेरे डैड की मुंह बोली बेटी, आजकल जो उनकी मिस्ट्रेस है उनकी पहले से एक बेटी है, उसका नाम नियान है। मेरे डैड कह रहे थे कि तुम उसको चेस कर रहे थे और 2-3 साल पहले उसके साथ डेट पर भी जाने लगे थे। अब ये सुनते के साथ ही लिन यूसन की हालत खराब हो जाती है, उसे पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें याद नहीं है हमारी पहली मुलाकात, एक पार्टी में तुम भी आई हुई थी और मैं भी आया था नाना जी के साथ, और तुमने ही फैमिली फ्रेंड से कहलवा कर हमारी ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई थी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद आ गया था। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं है, ऑफिस से पहले मैंने जिंदगी में कभी देखा भी था तुम्हें। और बस ये लिन यूसन के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इतने सालों से वो बहुत गलत एंगल से सोच रहा था। वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है, निशिगवान का हाथ पकड़कर ड्राइव करके वो उसे उसके शहर पहुंच जाता है। अब घर के बाहर उसे बुलाता है और वहीं पर उससे पूछने लगता है कि कुछ साल पहले तुमने मुझसे बात की थी, मुझे वर्ड टू वर्ड वही सुनना है और वो भी इस लड़की के सामने। लेकिन उसके फ्रेंड को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं थे, तो वो कहता है कि मुझे याद है, मैं बोलता हूँ, तुम यस और नो कहना। और पता चलता है कि उसकी वर्डिंग कुछ इस तरह की थी कि एक पार्टी में तुम्हें मिस्टर नी की बेटी ने देखा है, उसने तो अपना दिल ही हार दिया है और वो मुझसे बार बार कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ उसका ब्लाइंड डेट अरेंज करवा दूं। मैं उस ब्लाइंड डेट के लिए आ रहा था, तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट के बाद तुमने मिस्टर नी की बेटी को कांटेक्ट किया था। मिस्टर नी की बेटी को पता चला था कि मैं काफी ज्यादा जख्मी हो गया हूँ, तो उसने मुझे मुड़कर देखा भी नहीं था। ये सुनकर नियाची कहने लगता है कि वो नियान थी, मैं उस वक्त नया नया अब्रॉड से वापस आया था और मिस्टर नी की बेटी ही वो खुद को हर जगह कहलाया करती थी। मुझे नहीं पता था कि वो मुंह बोली बेटी है, बाद में मुझे पता चला कि वो एक 2 नंबर इंसान है, वह गिरी हुई लड़की है। उसे मैं तुम्हारे साथ मैच कराने लगा था, मुझे आज तक इस बात की शर्मिंदगी है, लेकिन तुम ये सब कुछ सुनकर डिस्टर्ब हो जाते थे, इसीलिए आज तक मैंने इस बात को क्लियर करने की कोशिश भी नहीं की। क्या पता था इतने सालों बाद ये बात दोबारा से ऐसे सामने आ जाएगी। अब बस निशिगवान को कुछ भी और सुनने और समझने की जरूरत नहीं थी। लिन यूसन तो शॉक्ड होकर रह गया था, वो कुछ भी नहीं बोलता और जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। निशिगवान को समझ में आ जाता है कि ये कितनी बड़ी कंफ्यूजन थी। लिन यूसन अपनी जगह काफी शर्मिंदा था, वो उससे सॉरी कहता है कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ बिहेव किया, तुम्हारे बारे में मन में ग्रज रखा, लेकिन तुम तो वो इंसान ही नहीं थी। उसे ड्रॉप करता है उसके हॉस्टल के बाहर और खुद चला जाता है ये कहकर कि थोड़ी देर में अकेले रहना चाहता हूँ। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो इस पार्ट की शुरुआत में निशिगवान अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन इसके डैड तो इतने सेल्फ सेंटर्ड थे कि इसके एक भी सुनने से पहले ही अपना भाषण स्टार्ट करते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे पता है तुम दौड़ती हुई गई होगी लिन यूसन से मिलने के लिए और उसके पास ऑफकोर्स इस तरह की किसी भी चीज की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। अब तुम्हें पता चला होगा ना कि मैंने सच बोला है, देखा कि दुनिया कितनी क्रोकोडाइल से भरी हुई है, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा जालिम है और तुम बिल्कुल सीधी सादी हो मेरी बेटी। अब मेरी सुनो तो 1 मिनट भी मत लगाओ और उसके साथ ब्रेकअप कर लो और उसे अपना लाइन क्रॉस करने मत दो। लेकिन निशिगवान कहने लगती है कि क्या डैड आपको पता भी है कि नियान ने उसे क्या कहकर बुलाया था, आपने मिलने के लिए बुलाया था।
ये कहकर कि वो मिस्टर नी की बेटी है। उसने उसके साथ ऐसा प्रिटेंड किया था जैसे निशिगवान ने ही उसे बुलाया है और वो निशिगवान से ही मिलने के लिए गया था। आपने बिल्कुल सही कहा था कि दुनिया बहुत ही ज्यादा जालिम है, पूरी दुनिया मगरमच्छ से भरी पड़ी है, पर यहाँ पर बेवकूफ मैं नहीं बल्कि आप बन चुके हैं। ये कहकर वो कॉल कट करती है और इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लियान उस टाइम पर वाकई मिस्टर नी के पास आई थी और उन्हें ये सारा कुछ बता रही थी कि लिन यूसन एक लड़का था जिसे मैंने पार्टी में देखा था, वो मुझ में इंटरेस्टेड था और उसने मुझे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। मिलने के लिए आते टाइम पर उसी टाइम पर उसका एक्सीडेंट हो गया और अब मैं परेशान हूँ कि उसे देखने के लिए नहीं जा सके कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा क्योंकि शेंग का नवासा है वो। मिस्टर नी कहने लगते हैं कि अगर वो तुमसे मिलने के लिए आ रहा था तो वो एक्सीडेंट हो गई तो उसकी गलती थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं पता लगवा लेता हूँ। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उस लड़के की जान बच चुकी है और वैसे भी उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसका सरनेम शेंग नहीं बल्कि लिन था। लेकिन इन सब में उनको पता नहीं था कि नियान ने बातों को ट्विस्ट करके बताया था और उन्हें ये नहीं बताया कि मैं उसे आपकी बेटी बनकर मिलने वाली थी, निशिगवान बनकर मिलने के लिए बुलाया था, ना कि वो मुझ में इंटरेस्टेड था। वेल अब मिस्टर नी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो तुरंत ही भागते हुए आते हैं अपने मिस्टरेस को दिए हुए विला की तरफ। चियान हमेशा ही उनके आने के टाइम पर एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती थी कि जैसे वो बहुत ही रिलीजियस है और उनके लिए प्रे कर रही है, बट इतने में वो गुस्से के मारे नियान को आवाजें देने लगते हैं। अब वो जैसे ही आती है वो तो उस पर हाथ ही उठाने वाले थे। कहते हैं सच सच बताओ लिन यूसन को मिलने के लिए तुमने उसे बुलाया था और ये कहकर कि तुम मेरी बेटी हो निशिगवान, और निशिगवान का इंप्रेशन तुमने खराब किया, तुमने तो मेरा भी सर झुका दिया। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, इतने में उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और यही से ही आंटी चियान का भी ड्रामा शुरू हो जाता है। वो रोती है, ड्रामा करती है, कहती है तुम इस दुनिया में मेरे अकेले सहारा हो, प्लीज खुद को संभालो। और जहाँ तक इसकी बात है, इसको कोई अच्छा डैड नहीं मिला, इसे कोई फैमिली नहीं मिली, इसी वजह से तो ये बिगड़ी हुई है। काश इसे तुम्हारा जैसा डैड मिला होता तो इसका कैरेक्टर भी आज बहुत अच्छा होता। बस वो अच्छे से जानती थी कि मिस्टर नी की कमजोरी कैसे है और उन्हें बेवकूफ कैसे बनाना है। वो उन्हें शांत कराकर दोबारा वहाँ से भेज देती है। बाद में नियान कह रही होती है कि अच्छा होता कि आप डैड के बजाय इन्हीं से शादी कर लेती तो आज मैं वाकई इनकी रियल बेटी होती और मेरा स्टेटस कहीं का कहीं पहुंच चुका होता। पर आंटी चियान इसे कहने लगती है कि क्यों न करती मैं तुम्हारे डैड से शादी। उस टाइम पर तो इसके पास कुछ भी नहीं था, भिखारी सा था ये, इसलिए मैंने इसे डंप कर दिया। और तुम्हारे डैड के पास शहर में एक अपार्टमेंट था, एक अच्छी जॉब थी और वहाँ पर मुझे अपना फ्यूचर एक ज्यादा सिक्योर लग रहा था, इसलिए मैंने उनसे शादी की थी। और हाँ ये नी, इसके पास तो कुछ भी नहीं था, इसे जो कुछ भी बनाया इसकी वाइफ ने बनाया था और वो बेवकूफ इसे इतना कुछ बनाने के बाद मेरी झोली में फेंक कर चली गई। एक्चुअली नियान के डैड की डेथ हो गई थी और यहाँ पर चियान एक्टिंग कर रही थी कि जैसे उसे कोई टर्मिनल इलनेस है और अपने मेडिकल बिल के नाम पर वो नी से बहुत ज्यादा पैसे निकलवाया करती थी, अपनी बेटी को भी पालती थी, उसे शॉपिंग कराती थी और उसके साथ साथ नी के साथ वो उसे पार्टीज में भेजती थी ताकि उसकी जगह जगह पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन और नेटवर्क्स बन सके। वेल अब इसके साथ मिस्टर नी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और अपने एक्स वाइफ के अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे भेजते हैं और कहने लगते हैं कि निशिगवान आजकल बहुत बड़ी हो रही है, उसे पॉकेट मनी के तौर पर उसे दे देना। लेकिन निशिगवान अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती इस वजह से कि नियान और चियान की बात आ जाएगी तो मेरी मॉम अपसेट हो जाएगी। वेल अब इसके बाद नेक्स्ट डे निशिगवान ऑफिस में जाती है, उसे यूसन वहाँ पर नजर नहीं आता, उसकी कुछ भी खबर नहीं थी। काफी देर बाद पता चलता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, कुछ दिन तो ऑफिस में नजर भी नहीं आएगा। ऑफ कोर्स इतना कुछ होने के बाद वो गिल्टी भी फील कर रहा था कि उसने बेवजह निशिगवान पर इतना गुस्सा निकाला। स्टार्ट में वो उसे ही नेगेटिव समझता रहा और अब तो वो उससे नजर भी नहीं मिला पा रहा था, इसीलिए ट्रिप पर चला जाता है और वो गया था एक डेजर्ट एरिया में। वहाँ पर उनके सोलर एनर्जीज की क्या मार्केटिंग है और उनका फ्यूचर किस तरह से जाएगा, इन सब के रिलेटेड ही उसे एक विजिट करना था। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा सैर भी करता है, 4-5 सिटीज थी जो इसने विजिट की थी और वहाँ का पोटेंशियल भी उसे चेक करना था। और अब जिस होटल में उसने स्टे किया था वहाँ पर कुछ पोस्ट कार्ड पड़े हुए थे, वो अपने पास रख लेता है और वहाँ पर डेट और जगह भी मेंशन कर देता है। और इसके साथ साथ वो निशिगवान के नाम पर एक लेटर भी लिखता है जिसमें उसने हर एक बात एक्सप्लेन कर दी थी। उसमें वो उसे बताता है कि मेरी पहली मुलाकात तुमसे कहाँ हुई थी, एक पार्टी थी जहाँ पर तुम आई हुई थी और मैं भी कोइंसिडेंटली अपने नाना जी के साथ वहाँ पर आया था। वो मुझे जबरदस्ती लेकर आए थे, वरना बिजनेस वगैरह में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मैं एक सक्सेसफुल सर्जन था उस समय। बस वहीं पर उसने निशिगवान को जिस तरह बोलते हुए और स्टैंड लेते हुए देखा, उसी मोमेंट पर वो उसे दिल दे बैठा था। और यहाँ पर उनका एक कॉमन फ्रेंड था जिसका नाम जियाची था, वो थोड़े टाइम पहले यूएसए से आया था और यूएसए में ही उसकी और लिन यूसन की बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी। लिन यूसन को वो विंसेंट के नाम से उस टाइम पर जानता था। पहले
सारी कहानी उसने उस लेटर में लिख दी थी और अपने दिल की बात भी, और उसे पोस्ट कर दिया था। निशिगवान देखती है कि पूरा एक वीक गुजर गया लेकिन लिन यूसन का अभी तक कोई पता नहीं है। और इस वीकेंड उसने प्लान किया था कि अपनी मम्मी से मिलने वो वुक्शी जाएगी, बट डे ओवर होने से पहले ही उसे वो लेटर मिल जाता है। वो देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हुई थी कि लिन यूसन ने इसमें मेरे लिए क्या लिखा होगा। इतने दिनों से उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं था एक दूसरे के साथ, और अब जब वो वुक्शी जा रही थी तो उसी रास्ते में वो लेटर को खोल देती और पढ़ने लग जाती है। और साथ ही साथ वो सोचने लगती है कि वो इस रास्ते से कितनी बार गुजरा है, उसे हर बार कितनी पेन होती होगी वो पॉइंट देखकर कि जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से वो सर्जन नहीं रहा था। वेल अब वो उस लेटर को ओपन करके उसे पढ़ने लगती है। उसमें उसने उसी पार्टी को लेकर मेंशन किया था, और यही पार्टी अब निशिगवान को भी याद आने लग जाती है। एक काफी फेमस पर्सनालिटी थी जिसका नाम मिस यू था। उसने एक्चुअली निशिगवान की मॉम को उस पार्टी में इनवाइट किया था, बट उसकी मॉम उस पार्टी के लिए टाइम पर नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि मेरी बेटी तुम चली जाओ मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए। वो गई थी, आंटी यू से भी मिली थी और उन्हें बेस्ट विशेष भी दी थी। वो मिस यू जियाची की मम्मी थी। उसने सोचा था रिप्रेजेंटेड हो गई है, अब बस आधे घंटे में यहाँ से निकलती। लेकिन इतने में उसे नजर आए थे अपने डैड, जो कि वहाँ पर नियान को बिल्कुल अपनी बेटी बनाकर लिए फिर रहे थे। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि डैड भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने तो मुझे इन्वाइट करना, साथ ले आना बिल्कुल भी जायज नहीं समझा, और अपनी मुँह बोली बेटी को लेकर फिर रहे हैं। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? इतने में एक मिस्टर उसके पीछे बैठे थे जो यहाँ पर इनकी सारी कहानी बोल रहे थे। ये मिस्टर नी की वाइफ थी, वो अपने औकात से थोड़ी बाहर हो गई थी, तो अब इसने उसे अपनी औकात याद दिला दी है। एक लेडी की सही जगह यही होती है कि वो अपने हस्बैंड की और अपने बच्चों की केयर करे और घर में ही अच्छे से रहे। साथ ही साथ वो सारा इल्जाम उसकी मॉम पर ही डाल रहे थे। ये सब सुनते ही उसे काफी गुस्सा आता है। अब इसके बाद वही आदमी उसके डैड से जाकर ऐसे मिलता है जैसे वो उनके साथ लिंकअप्स बढ़ाना चाहता है, और मिस्टर नी को अपना बिजनेस कार्ड भी दे रहे थे ताकि नेक्स्ट टाइम वो उन्हीं से ही कॉन्ट्रैक्ट ले। लेकिन इतने में निशिगवान बीच में आकर उनका कार्ड पकड़ लेती है और उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है। आप होते कौन है हमारे फैमिली मैटर्स में इस तरह से बोलने वाले? सबको आपने ऐसे इंप्रेशन दिया कि बहुत क्लोजली जानते हैं आप मेरी मॉम को और मेरे डैड को, लेकिन इनफैक्ट आप कुछ भी नहीं है। जैसे आपकी बातें गिरी हुई है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ऐसे ही गिरी हुई होगी। उसने ठीक ठाक उनके बिजनेस को भी डेट पहुंचाया था, और साथ ही साथ ये भी कहा था मिस यू से कि आपने कैसे लोगों को इन्वाइट किया है, इन्हें तो लेडीज की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है। तो सोचिए कि ये आपके बारे में क्या सोचते होंगे। निशिगवान ने इतना बोल्डली बोला था कि उसने पूरी पार्टी की अटेंशन अपने पास ही कर ली थी, और उस आदमी के बिजनेस को इसने 2 मिनट में ही दफना कर रख दिया था। बस इसी तरह से सच्चाई से खड़े होना और उसका बोल्डली बोलना लिन यूसन के दिल को भा गया था। उसके बाद वो कहता है कि तुम थोड़ी देर बाद उस पार्टी को छोड़कर चली गई थी, लेकिन जाने से पहले जियाची ने तुम्हें कुछ फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाया था, उन्हीं में से एक मैं भी था। लेकिन शायद तुम्हें मेरा एक स्लाइड सा इम्प्रेशन भी नहीं है, लेकिन वही पॉइंट था कि मेरी जिंदगी इर्द गिर्द रिवॉल्व करने लगी। और जैसे ही मुझे पता चला था कि मिस्टर नी की बेटी ने मुझे इनवाइट किया है, वो भी एक ब्लाइंड डेट के लिए, तो मैं तो बस दौड़ता चला आ गया और वहीं पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मुझे वो लड़की देखने भी नहीं आई। मुझे ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स तुम्हारे बारे में आने लगी, लेकिन मुझे अब जाकर पता चला कि तुम तो वो थी ही नहीं जिसने मुझे इन्वाइट किया था। अब ये लेटर पढ़ते ही जैसे वो घर पहुँचती है तो वो लिन यूसन को कॉल करती है। उसे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन वो उसे कहती है कि तुमने बहुत जगह ट्रैवल की है और ये पोस्ट कार्ड सारे ही बहुत ही सुंदर है। तुम सुझाव कब वापस आ रहे हो? वो बोलता है कि आज आना था लेकिन फ्लाइट नहीं मिली, अब ट्रेन से आना पड़ेगा, कल मॉर्निंग में पहुंच जाऊंगा। मैं बीजिंग से अभी निकलने ही वाला हूँ। लेकिन वो कहती है कि शंघाई की ट्रेन वुक्सी से होती ही चलती है, तो क्यों ना तुम वुक्सी ही रुक जाओ। तो लिन यूसन कहता है कि एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि मैं मना नहीं करूंगा। तो वो हाँ कहती है। बस नेक्स्ट मॉर्निंग निशिगवान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। वो सुबह सुबह ही उठ गई थी और बहुत ही लाइटली ब्रेकफास्ट किया था, और फिर उसे लेने के लिए स्टेशन की तरफ जा रही थी। जाते जाते ट्रेडिशनल फूड भी उसके लिए ले लिया था। अब वो तो प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी, बहुत ही बेचैन थी उसको देखने के लिए, लेकिन फिर वो नर्वस हो जाती है, एम्बैरेस हो रही थी कि वो क्या समझेगा। मुझे तो एग्जिट पर खड़े होने चाहिए। और इतने में ही लिन यूसन गाड़ी से बाहर निकलता है। वो आगे बढ़ता जा रहा था और वो चुपचाप उसका पीछा कर रही थी, लेकिन लिन यूसन को कुछ एहसास हो जाता है। वो मुड़कर देखता है और निशिगवान को देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। एक्चुअली लिन यूसन ने उसे 9 बजे का टाइम दिया था, लेकिन ट्रेन तो 7 बजे ही पहुंच गई थी। वो उसे कहती है कि मैंने ऑनलाइन चेक किया था, 9 बजे तो कोई भी ट्रेन नहीं आती। तुमने मुझे जानबूझकर लेट का टाइम बताया था ना, ताकि मुझे बेड से ना उठना पड़े सुबह सुबह। वो कहता है कि मुझे डर था, अगर मैं तुम्हें 7 बजे का कहता कि तुम ऐसा ना कह दो कि तुम वापस सो जाओ ही चले जाओ। इतनी सुबह मैं उठ नहीं सकती, इसीलिए मैंने 9 बजे का बोला था। बेशक मैं 2 घंटे ही इंतजार कर लूँ, लेकिन मैं यहीं आना चाहता था। वेल अब वो उसे कहती है कि खाना तो मैंने तुम्हारे लिए पैक करवा लिया है, किसी जगह बैठकर खाना खाते हैं। और वो दोनों इकट्ठे एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर उसका लाया हुआ खाना लिन यूसन को बहुत पसंद आता है,
और वो उससे कहने लगती है कि वुक्शी एक छोटा शहर है, शंघाई जैसा बड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, बताओ तुम कहाँ पर जाना चाहोगे। वो कहने लगता है मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा से ही प्लम ब्लॉसम देखना चाहता था, वही जगह जहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए मुझे बुलाया जा रहा था, और हमेशा से मेरा सपना था कि मैं तुम्हारे साथ ही देखूंगा। अब ये सुनते ही वो ब्लश करने लगती है और कहती है कि चलो मेरे साथ। वो कहता है कि अगर तुम माइंड ना करो तो मैं ड्राइव करूँ, तो वो मना कर देती है। और फिर इसके बाद एक टर्न था जो उसने मिस कर दिया था, इस वजह से वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ का नजारा भी बहुत ही सुंदर था, बल्कि ये पिछले गार्डन की तरह क्राउडेड भी नहीं था। यहाँ पर ये दोनों वॉक करते हैं और प्लम ब्लॉसम्स को एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर उसे लिन्यूसन कहने लगता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर इसलिए चला गया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे नजरें कैसे मिलाऊं। इतने सालों से मैंने कंफ्यूजन में ही गुजार दिए थे और बिना वजह मैं तुम्हें दोष दे रहा था। एक बार तुमने मुझसे कहा था कि काश मैं तुमसे पहले मिल पाती, तो बताओ तुम अपने फर्स्ट लव से कब मिली थी। बट निशिगवान उस पार्टी के बाद के हॉलीडेज में ही उसे मिली थी। तो लिन्यूसन कहता है कि मैं पहले तुमसे मिल चुका था, लेकिन तुम्हारी लाइफ में पहले मेरी एंट्री हुई थी। अब मुझे दुख होता है कि किस्मत के इस खिलवाड़ की वजह से काश मैं तुमसे लेट ही मिल पाता। वो बहुत ही ज्यादा दुखी था, लेकिन इसके जवाब में निशिगवान कहने लगती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कब मिले थे और कब नहीं, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि हम आज से ही एक साथ हैं। लिन्यूसन मन ही मन में बहुत खुश होता है। वो उसे एक्सेप्ट करने वाली थी उसके प्रपोजल को, लेकिन साथ ही फिर कहने लगता है कि इतनी जल्दी एक्सेप्ट मत करो। अगर ये किसी गिल्ट की वजह से है तो ये मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम ठंडे दिमाग से सोचो। तो वो कहती है कि ये किसी गिल्ट की वजह से नहीं है, मैं एक प्योर ऑफिस रोमांस चाहती हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने वाकई मुझे परस्यू किया और तुम कोर्ट करने में मुझे कामयाब रहे। बताओ क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते। अब ये सुनते के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे हक करने लगता है। अब फाइनली ये दोनों ऑफिशियल एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे। अब यहाँ से वापस जाते समय वो उसे कहने लगता है कि मुझे ड्राइव करने दो, कहीं तुम कोई रॉन्ग टर्न न ले लेना। निशिगवान उसे कहने लगती है कि क्या हम फिर से उसे प्लम ब्लॉसम में चले, लेकिन वो कहता है कि नहीं, जो नज़ारा मैंने आप देखा था उससे सुंदर मेरे लिए कोई प्लम गार्डन नहीं है। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।